सेशन आगे स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम गजरा फेमिन जयसुखा है। मैं आपके साथ यूपीएससी टाइम्स के ये इस माध्यम के साथ जुड़ा हूँ और आपसे मेरी स्ट्रेटेजी क्या विजन होते हैं और किस तरह से इस एग्जामिनेशन और दूसरे एग्जामिनेशन को टैकल कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आप कमेंट्स में रख सकते हैं। मैं पहले अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको टैकल करूंगा। ये सेशन मैं बायलिंगुअल मोड में रखूंगा ताकि आप मैं जो भी बताना चाहता हूँ वो आप समझ पाए। ये सेशन जो फ्रेशर्स है या जिनको एक्सपीरियंस है इस एग्जामिनेशन, दोनों में काम आएगा। तो मैं एक क्या हमें इन डेप्थ भी जानना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन में कि जो आपको एक्स्ट्रा एज दे। तो अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम गजेरा फेमिन जयसुख भाई है। मेरी मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी जो 12th तक की स्टडी है, आई हैव कंप्लीटेड माई schooling in Gujarati language. Thereafter, I have completed my graduation in BTech, and then I moved forward to this competitive examination, and I gave the state PCS and CSE examination, which is conducted by the UPSC. Throughout this journey, I have observed through the many points which are on the surface level, which all we know, but there are few points we should know to conquer this examination. इस एग्जामिनेशन में सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि आपको एक क्लियर माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। आपको एक विजन बनाना पड़ेगा कि आप इस कोई भी एग्जामिनेशन है तो आप क्यों एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो, आप कब तक कर सकते हो, आपके रिसोर्सेस क्या है, इन सभी को आप ध्यान में लीजिए और उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए। कोई भी एग्जाम सिर्फ पढ़ने लिखने से क्लियर नहीं हो पाती है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारा पढ़ लिख लेते हो पर समय आपको इतनी इजाज़त नहीं देता कि आप आगे बढ़ो। कई बार आपके पास इनफ टाइम है बट आपकी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। सो ऑल द फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर so that you can put your maximum efforts and you can get the maximum benefit out of those efforts. तो मेरा पहला एक पॉइंट था कि पहले मेरी स्ट्रेटेजी के साथ पूरा विजन क्लियर करूं कि मेरा विजन ये था कि मुझे CAPF की इस एग्जामिनेशन में, कि जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था क्योंकि एज वाइज इतना ही हमें 25 तक हमें मिलता है अटेम्प्ट्स देने के लिए। तो ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, तो मुझे हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं। और अच्छे रैंक के साथ क्लियर करना है ताकि जो मुझे प्रेफरेंस चाहिए उस हिसाब से मुझे फोर्स मिले। सो आई गिवन माई फुल फोकस ऑन ईच एंड एवरी फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहला क्लियर विजन, एक अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करनी है। दूसरा चीज़ है पॉजिटिविटी। थ्रू आउट द एग्जामिनेशन योर कॉन्शियस माइंड शुड बी स्टैंड एट द पॉजिटिव साइड। काफ़ी इन डेप्थ स्टडी होती है कि किस प्रकार से आपका कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स है वो अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड और अल्टीमेटली आपके बिहेवियर के थ्रू इस सोसाइटी में आता है और वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली आपको अफेक्ट कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो भी आप करें आपका कॉन्शियस माइंड ने हमेशा पॉजिटिव वे रखना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मुझसे ये हो जाएगा, मैं उठ जाऊँगा, उठ जाऊँगी, लगातार प्रैक्टिस करता रहूँगा, करती रहूँगी। जब ये पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगा। थर्ड है कि आपको फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना है। एक एस्पिरेंट ईच एंड एवरी डे पढ़ाई करता है। अगर वो बीमार हुआ तो एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन उसके वेस्ट हो जाते हैं। या फिर किसी भी प्रकार का जो मानसिक तनाव है, विच शुड बी नॉट एट दैट प्लेस while you are studying, while you are preparing for the competitive examination.
सो इस बात का याद ध्यान रखें कि फिजिकल फिटनेस के लिए आप थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, और मानसिक तनाव ना आए इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कीजिए। 10 मिनट भी इनफ है। इफ़ यू आर डूइंग द मेडिटेशन डेली, मॉर्निंग और बिफोर you go to the sleep, it is beneficial for you at a very large scale. So, three things must be there. One thing, clear your vision with your strategy. Second thing, be positive during your examination and after the examination as well. And third thing is, physically and mentally, you should be fit so that any frictions should not occur while you are preparing this examination. CAPF की एग्जामिनेशन की मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि मैंने इस प्रकार से ध्यान दिया था कि पेपर 1, पेपर 2, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, ये 5 स्टेजेस हैं। तो बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर है, 125 क्वेश्चंस है, लिमिटेड टाइम है, एंड सो मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर एट द वन प्लेस। हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो ऑब्वियस जीएस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जनरल साइंस हम बोलते हैं। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी की ओर जाइए, और साथ ही में यूपीएससी जो भी क्वेश्चंस पूछ रही है दूसरी एग्जामिनेशंस में, उसको ऑब्जर्व कीजिए और उस हिसाब से एनसीईआरटी पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि अच्छा 10th तक के एनसीईआरटी इनफ है या फिर 11th और 12th के एनसीईआरटी की ओर भी मूव करना पड़ेगा। तो मूव कीजिए। जैसे कि 2023 जिस ईयर में मैंने एग्जामिनेशन दी थी, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन से वो 11th 12th के एनसीईआरटीज में से आए हुए। सो बी रेडी ऑन दैट पर्सपेक्टिव, कि एक माइंडसेट क्लियर रखिए कि अगली एग्जामिनेशंस भी थोड़ी टफ होगी, तो आप आगे बढ़िए। सेकंड थिंग इज मैथ्स एंड रीजनिंग। यूपीएससी जितनी भी एग्जामिनेशंस ले रही है, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि सभी एग्जामिनेशन में मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट आर बिकमिंग डिफिकल्ट each and every year. So give proper focus on those parts. जैसे कि 2023 में जब सीएससी की एग्जामिनेशन ली गई, तब सीसेट काफ़ी टफ था। उसके जस्ट 1 महीने बाद ईपीएफओ की एग्ज़ाम आई, उसमें भी मैथ्स टफ था। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट कि जब सीएपीएफ की एग्जामिनेशन आती तो उसमें भी मैथ्स टफ होने वाला था, और इसी प्रेडिक्शन के साथ मैं गया था, और उसी तरह से सीसेट की तरह मैथ्स भी सीएपीएफ में काफ़ी टफ पूछा गया था। तो मैथ्स के लिए ये स्ट्रेटजी रखिए कि आप जो भी टॉपिक आप क्लियर कर रहे हो मैथ्स में, वो कॉम्प्रिहेंसिवली कीजिए। ऐसा नहीं कि अक्सर ये चीज़ होती है मैथ्स के साथ कि जो क्वेश्चंस के आंसर हमें तुरंत मिल जाते हैं, हम उसी टॉपिक पर बार बार वो कैलकुलेशन किए जाते हैं। जो टफ हमें लगता है उसकी ओर हम नहीं जाते। तो ये माइंडसेट थोड़ा चेंज कीजिए, सभी टॉपिक लीजिए और इन डेप्थ कीजिए। ये अप्रोच एक रखिए कि एक लेयर एक्स्ट्रा, हमेशा सभी सब्जेक्ट में एक लेयर एक्स्ट्रा कीजिए, कि जिस प्रकार से अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर्स का आपने क्वेश्चन दिखा कि इस प्रकार से क्वेश्चन है, आपने उस प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपने सोल्व कर लिए, तो अप्रोच ये रखिए कि उससे एक लेवल डिफिकल्ट पर क्या पूछ सकते हैं, वो भी आप रेडी कीजिए। कंपटीशन तभी आप क्रॉस कर पाते हो जब आप एक लेयर एक्स्ट्रा में चले जाते हो, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के मुताबिक ही इस ईयर पूछेंगे तो संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि कैंडिडेट्स वो सभी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। पर कंपटीशन तब बनता है जब कुछ नहीं आएगा। अगर आपने एक लेयर एक्स्ट्रा सभी सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको एज मिलती है। इसी पर डिफरेंस आता है कि कैंडिडेट्स कट ऑफ पर क्लियर होते हैं या कैंडिडेट्स टॉप रैंक पर क्लियर करते हैं। आपके कई सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, उन सबको मैं एक साथ जब अप्रोप्रिएट टाइम के साथ मैं एड्रेस करता जाऊँगा। तो
सी सेट में मैंने ये चीज़ बताया, सी एस सी में सी सेट हो या सी ए पी एफ में मैथ्स एंड रीजनिंग हो, सभी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। प्रीवियस ईयर के जो लेवल है वो आपको मैच करना है और उससे भी टफर साइड जाना है। टफर साइड कुछ भी हो सकता है कि आप कोई मैथ्स एंड रीजनिंग की बुकलेट लेकर वो सोल्व करें, या फिर जो केट के क्वेश्चंस आते हैं वो सोल्व करें। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से था, आई एम मच बेटर इन मैथ्स एंड रीजनिंग, दैट्स वाई आई didn't have to give so much efforts in these parts. But generally candidates uh, felt so much trouble in this maths and reasoning section, so give appropriate time, appropriate efforts to get an extra edge. अगर आप लास्ट ईयर्स के पेपर देखेंगे तो मैथ्स टफ होता है और जो सॉल्व कर जाता है उसको एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। तो कहाँ पर आप सबके साथ खड़े हो और कहाँ आप सबसे थोड़ा आगे निकल जाते हो, तो जो आगे निकल जाने वाले सब्जेक्ट है ना उस पर थोड़ा सा ध्यान और दे दीजिए ताकि आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाए। उसके बाद पेपर 1 में और हम डिस्कस करते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स का क्या रुझान है। एक तो है हिस्ट्री। यूपीएससी के आप सभी पेपर्स देख रहे होंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं। पहले सिर्फ सीएससी में था, अब सीएपीएफ हो, सीडीएस एग्जामिनेशन हो, उन सभी में हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी वॉलेटाइल हो रहे हैं। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि जो सब पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़ना है, ओके, ताकि आप रेस में पीछे ना छूट जाए। और यदि क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ द सिलेबस पूछा जा रहा है तो अननेसेसरी रिस्क आपको अवॉइड करना है। सो दैट्स वाई you will get average marks in history, not bad. हमेशा एक चीज याद रखनी है, आपको सबसे बेस्ट स्कोर करने की प्रयत्न तो करना है, परंतु एवरेज मार्क्स आए तो भी खुश रहना है। एवरेज से नीचे कभी नहीं जाने चाहिए। कोई इंसान सभी सब्जेक्ट्स में पावरफुल नहीं हो पाता, परंतु किसी सब्जेक्ट्स में खराब प्रदर्शन करना ये आपको एक नेगेटिव एडवांटेज, नेगेटिव साइड आपको धकेल देता है। सो बी प्रिसाइज ऑन दैट पार्ट। कैंडिडेट्स के कुछ एस्पिरेंट्स के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा रहा है कि इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में एक डिटेल में आपको डिस्कशन करूंगा जो एक काफ़ी एक नया एस्पेक्ट होगा आपके लिए कि ये सब भी आपको ध्यान रखना होता है। तो पेपर 1 की ओर फिर से ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन अभी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखें, जैसे कि गुर्जर प्रतिहारा है और सभी जो डायनेस्टीज थी उस टाइम की, तो उस पर एक फोकस आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो सब्जेक्ट पॉलिटी है, इकोनॉमी है, देन जियोग्राफी है, ये सारे सब्जेक्ट्स ऑन एन एवरेज सही हिसाब से पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से टैकल करना है तो आप मान लेंगे। अगर आपने सीएससी की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। बात रही करंट अफेयर्स की, यहाँ पर करंट अफेयर्स थोड़े मिक्सअप पूछे जाते हैं। किस प्रकार से कि जैसे कि एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, और सीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक एनालिटिकल टाइप होते हैं। परंतु सीएपीएफ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों का मिक्सचर होता है, थोड़ा सा वन लाइनर भी होगा और थोड़ा सा एनालिटिकल भी होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। स्पेशली जब 2023 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था तो हमेशा ये हो रहा था कि 2 सब्जेक्ट क्लियर हो जा रहे थे और 2 ऑप्शन क्लियर हो जा रहे थे और एक क्वेश्चन बच जाता था। किसी को एनालिटिकल वाला बच जाता था, किसी को जो फैक्चुअल था वो बच जाता था। सो गिव प्रॉपर फोकस ऑन करंट अफेयर्स। You have to prepare factual as well as analytical so that you can deliver the answer properly. कितना टाइम दिया जाना चाहिए, तो आप मान लो कि अगर आपको हमेशा जीएस के क्वेश्चन है वो स्पीड से सोल्व करना है, जितना हो सके इतना स्पीड से सोल्व करना है, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा।
जिस प्रकार से मैथ्स एंड रीजनिंग थोड़ा टफ हो रहा है, तो ये बात ध्यान में रखिए कि पेपर 1 में आपको जीएस के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, as much as you can you have to finish these subjects and give some extra time to maths and reasoning part। तो इस प्रकार से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। किस प्रकार से मिलेंगे कि जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ्स एंड रीजनिंग में एक्स्ट्रा एज लेनी है, करंट अफेयर्स प्रॉपर करना है। तो ये 3 सब्जेक्ट ध्यान रखोगे तो जो अबव एवरेज स्कोरिंग कहते हैं वो आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरे एग्जामिनेशन है तो उसमें भी आप ध्यान रखिए कि कौन से ऐसे ग्रे एरियाज हैं, राइट। अगर आप सीएससी में बात करते हैं तो सीएससी में पॉलिटी है, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट है, ये सब्जेक्ट है कि आपको एक्स्ट्रा एज देते हैं। हिस्ट्री आपको एक्स्ट्रा एज नहीं देती। तो हिस्ट्री है, फिर आर्ट एंड कल्चर है, ये आपको एक्स्ट्रा एज नहीं देते। तो आपको अपना जो एफर्ट है वो इस प्रकार से मैनेज करना है कि जिसमें बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो, एफर्ट एक्स्ट्रा भी आपको उसमें देने चाहिए। एक कैंडिडेट का एक क्वेश्चन है कि जो करंट अफेयर है वो किसी मैगजीन से करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। मैं ऑलरेडी इसका आंसर आपको दे चुका कि आपको फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों का मिक्सचर चाहिए। कोई भी मैगजीन ऐसा मिक्सचर वाला अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है और कोई मैगजीन फॉलो करना है, और दोनों में देखते जाना है कि ऐसा है ऐसा है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें भी आपको ट्रेंड देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस प्रकार से आपको एड्रेस करना सीखना होगा कि ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, अगर मैं इस प्रकार से एलिमिनेशन लगा पा रहा हूँ, लगा पा रही हूँ, तो क्या चल रहा है पेपर की साइड, क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, दोनों मिक्स कीजिए। थोड़ा एक आप नॉलेजेबल पर्सन बनते हो, लेकिन ये मिक्सचर के साथ आप थोड़ा विजडम क्रिएट कीजिए, जैसे कि एक वाइस एस्पिरेंट करता है उसका आप मिक्सचर कीजिए। नोट्स बनाना है तो नोट्स आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स के नोट्स बहुत बल्कि ना हो जाए, राइट। ऐसे फैक्चुअल चीज़ कि जो आप बार बार भूल रहे हैं, आने की संभावना ज़्यादा है, तो उसके आप नोट्स बना सकते हो। बाकी आप हाईलाइट कर लीजिए। हर एक चीज़ के नोट बनाने जाएंगे तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और बेनिफिट इतना नहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको करंट अफेयर्स थोड़ा संभल के चलना है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, वीक सब्जेक्ट है उनको एवरेज स्तर पर आपको लेने हैं, उसमें आपको बेड परफॉर्म नहीं करना है। उसके बाद बारी आती है पेपर 2 की। तो पेपर 2 CAPF में सिंगल पेपर है, CAC में कई सारे पेपर्स हैं। क्योंकि CAPF में एक सिंगल पेपर है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पर कि एक सिंगल पेपर में जो आप राइट डाउन करेंगे वो काफ़ी सारा आपके मार्किंग पे अफेक्ट करेगा, राइट। तो आप यहाँ पर गलती के चांसेस ज़्यादा है नहीं। तो फर्स्ट थिंग कि आप सारी थीम्स रेडी कर लीजिए कि जो ऐसे पूछे जाते हैं, तो उसमें सोसाइटी पर हो तो थोड़ा इन डेप्थ थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, ताकि कोई भी टॉपिक आए तो आप अपना ओपिनियन अच्छे से फॉर्मुलेट कर पाए। ऐसे सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल लेवल पर है, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, जो मेन हॉट फेवरेट टॉपिक होता है इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि जो प्रोफाइल भी ऐसी है। साथ ही में सारे फॉर्मेट्स रेडी रखिए कि रिपोर्ट है तो उसको किस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे। देन ग्रामर पोर्शन ऐसा है कि ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। अगर आप सही से ग्रामर का पोर्शन कर लेंगे तो आउट ऑफ 25 मार्क्स यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। जैसे कि मेरे जो ग्रामर पोर्शन था वो काफ़ी सही कर लिया था, सो दैट्स वाई आई गॉट मोर देन 20 मार्क्स एज आई एक्सपेक्टेड, बिकॉज ग्रामर पोर्शन आप इवेल्यूएट कर सकते हैं कि ये मेरा सही होगा कि नहीं होगा। तो मेरे 20+ मार्क्स उनमें बन रहे थे, सो आई कैन इजीली गेट मोर देन
85 प्लस मार्क्स इन द पेपर टू। तो पेपर टू में ये चीज़ ध्यान रखिए कि ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स अच्छे आए। पेपर टू में ध्यान ये रखना है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। आप की जो थॉट्स है वो एक अरेंज मैनर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जो थॉट्स आ रहे हैं वो आप लिख रहे हैं। थॉट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। अ, किस प्रकार से किस प्रकार से आप उसको अरेंज कर सकते हैं, राइट? तो अरेंज करना सीखिए एंड उस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। एक मैनेजर की हमेशा भूमिका होती है कि जो रिसोर्सेस होते हैं उसको एक मैनर में आप अरेंज करना सीखें। उसी प्रकार से जब आप ऑफिसर बनते हो तो आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं, तो उस रिसोर्सेस को मैनेज करना आप सीखें। उसको एक प्रकार से आप प्रायोरिटी देना सीखें। तो आपके थॉट्स को भी प्रायोरिटी देनी है। कोई भी टॉपिक पर आप लिखें तो कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप प्रायोरिटाइज कीजिए, और जो पॉइंट इतने वैल्यूएबल नहीं है कि आपको थोड़ा कंटेंट भरने के लिए आप लिख रहे हैं, तो इसको आप बाद में लिखें। तो प्रायोरिटाइज करके आप पेपर टू लिखें ताकि मार्क्स अच्छे मिले आपको। तो ये बात आती है पेपर टू की कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। आपके जो ग्रामर्स है, ग्रामर सेक्शन वो सही होना चाहिए। साथ ही में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर आपने सीएसए की तैयारी की है या दूसरी कोई एग्जामिनेशन की भी साथ में तैयारी कर रहे हो, so that's why you have good amount of knowledge regarding the GS subjects. So put your subjects and uh, put your knowledge in an arranged manner in paper 2 so that you can get the maximum marks. उसके बाद आती है फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हमेशा एक बात की आप ध्यान रखिए कि जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उस क्राइटेरिया से बहुत एफिशिएंटली आप काम कीजिए। जैसे कि 100 मीटर में होता है बॉयज़ के लिए 16 सेकंड्स, तो आपको प्रैक्टिस में 14 सेकंड्स के अंदर आपको क्लियर करना है। आप रिस्क नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि यू विल नेवर गेट द सेकंड चांस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2024 में सीएपीएफ की जो एग्जामिनेशन हुई उसमें जो महाराष्ट्र का सीआरपीएफ का जो सेंटर था उसमें 21 गर्ल्स, अभी लास्ट वीक का ही ये डेटा है कि 21 गर्ल्स का फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन था। आउट ऑफ 21 गर्ल्स ओनली वन गर्ल क्वालिफाइड इन द फिजिकल एग्जामिनेशन। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डिस्क्वालिफाइड इन द 100 मीटर इटसेल्फ, क्योंकि 1-2 सेकंड इधर से उधर होने में इतना समय नहीं लगता। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि आपको कभी भी कट ऑफ लाइन पर नहीं जाना है, राइट? 100 मीटर है तो उसको 14 सेकंड्स के अंदर क्लियर कीजिए। गर्ल्स को भी उसी क्राइटेरिया के पास चलना है कि आपको 1-2 सेकंड का हमेशा गैप कम रखना है, वरना एक्चुअल सिचुएशन में कई बार होता है कि कंडीशन चेंज हो जाती है, आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, तो ये आपके परफॉर्मेंस पर अगर नेगेटिवली अफेक्ट किया तो आपकी पूरी जर्नी पर ये फुल स्टॉप लगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी एफिशिएंट इन द फिजिकल एग्जामिनेशन। सेम इन द लॉन्ग जंप। अगर बॉयज़ के लिए 3.5 मीटर का जंप है तो यू शुड ट्राई एटलीस्ट जंप ऑफ मोर देन 4 मीटर, मिनिमम 4 मीटर कि आपका प्रैक्टिस में जंप आना चाहिए। तो इस बात को याद रखिए। ये सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, आपको पेपर 1 पेपर 2 का भी इसी की तरह पर है। आपको कट ऑफ मार्क्स कभी नहीं देखने हैं। अगर आप कट ऑफ मार्क्स ही देखेंगे तो आपका जो स्टडी का प्रोसेस होगा वो भी इतना ही रहेगा कि आपको कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ क्लियर करने से आप नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचते हो। आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। अगर फाइनल लिस्ट में नाम आ भी गया तो भी टॉप रैंक में नहीं आएगा। तो ऑलवेज एम हाई।
जितने मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं इतना आप ट्राई करो कि आपके हो पाए, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 इसके जो मार्क्स आते हैं उसके बाद 25% वेटेज सिर्फ इंटरव्यू का है। तो लिस्ट में ऊपर या एंड में रख सकते हैं या लिस्ट के बाहर भी जा सकते हैं। और इंटरव्यू के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कौन सी लैंग्वेज का अप्रोच करना चाहिए, हम कैसे अपने आंसर्स को फॉर्मुलेट करें, हम किस प्रकार से हम पहले तैयारी करें। तो एक के बाद एक मैं सारी आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। देखो, इंटरव्यू एक पर्सनालिटी और एक इंडिविजुअलिटी चेक की जाती है इसमें यूपीएससी बोर्ड्स के द्वारा। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता तो आप 2 वीक्स में 3 वीक्स में वो सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं, बट एज अ पर्सनैलिटी आपको डेवलप करने में थोड़ा समय लगेगा। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तभी से आप पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी से डेवलप करते जाइए। जैसे कि मैंने पहले से आपको बोला था कि बी पॉजिटिव रहिए, आपकी फिजिकल मेडिकल जो फिटनेस है वो फिजिकल और मेंटली जो फिटनेस है वो अच्छी रहनी चाहिए, बी पॉजिटिव आपको रहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से इनकलकेट करनी है ताकि आगे आगे बढ़ के आप और बेहतर एक पर्सन बन सके। फिर जब आपको यूपीएससी का कॉल लेटर आएगा जब इंटरव्यू के लिए, तब आपको क्या क्या ख्याल रखना है। फर्स्ट थिंग कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। एज अ पर्सन आप कौन हो, आप किस रीजन से हो, आपका ग्रेजुएशन कैसा रहा है। हमेशा कैंडिडेट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हमें क्या पढ़ना होगा। यस, आपको पढ़ना होगा। 95% चांसेस है कि आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों पूछा जाएगा। आप एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट से ये चेक करने के लिए, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के 3 या 4 साल आपने वेस्ट किए हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो फिर यूपीएससी कैसे भरोसा करेगी कि आप फ्यूचर में भी ऐसा इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ना दिखे। अगर दिख गया तो आपको वो ये नहीं मानते कि आपको एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, बट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा स्पैन बढ़ गया है तो आप एक अप्रोच रख सकते हैं कि जो बेसिक सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन के वो पढ़ लें, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं आंसर दे पाऊंगा। जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं कि आपका ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग कोई करंट अफेयर्स है या उसके रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बननी है या बनानी चाहिए, तो उसे रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, राइट। देन सेकेंड पॉइंट इज, ग्रेजुएशन के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो अशोक कुमार की, आईपीएस अशोक कुमार जी की जो बुक है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, आप वो पढ़ सकते हैं। साथ ही में राज्यसभा टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो देखिए। जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, टॉप कमांडर्स है आर्मी सीएपीएफ के, उनके स्पीचेस होती है यूट्यूब पर, वो सुनिए, ताकि एज अ पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए आपको पता चले। यहाँ पर एक डिलेमा क्रिएट होता है कि आपको जाना है फोर्सेस में, और जो इंटरव्यू है वो यूपीएससी लेती है। यूपीएससी जनरली सिविल सर्विस के लिए लेती है, और सीएपीएफ को भी सिविलियन फोर्सेस में गिना जाता है, बट एक पोर्शन उसका फोर्सेस के रिगार्डिंग भी उसकी वैल्यूज है। तो इस दोनों को मैच करते हुए आपको चलना। आंसर देते समय हिंदी हो या इंग्लिश कोई इश्यू नहीं करता। जैसे कि मैंने अपनी जो लैंग्वेज चुनी थी, जैसे कि आपको चुनने का अवसर मिलता नहीं है, पर आप बोल सकते हैं कि मुझे हिंदी में आंसर देना है, मुझे इंग्लिश में देना है, अगर वो पूछे तो। मैंने ये चुना था कि वो जिस क्वेश्चन में जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे, आई विल गिव द आंसर इन दैट लैंग्वेज। तो 2 मेंबर ने इंग्लिश में पूछा था, 2 मेंबर ने हिंदी में पूछा था, तो मैंने इसी प्रकार से उनको आंसर दिए। आपको बैलेंस अप्रोच के साथ आंसर देना है, किंतु इस बात का ध्यान रखना है कि आपका आंसर रैशनल होना चाहिए। अगर यूपीएससी बोर्ड आपसे सॉल्यूशन मांग रही है तो आपका ध्यान इस में होना चाहिए कि आप उनको सॉल्यूशन दें।
राइट। किसी बात के इतने प्रोज है, किस बात के इसके कॉन्स है, सब ये दोनों बताने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इन दोनों का मिक्सचर करना है और क्या बेस्ट हो सकता है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है एक प्रैक्टिकल लाइफ में, ये आपको देना है। जैसे कि जनरली मैगजीन में या आपके स्टडी रिसोर्सेज में ये चीज़ नहीं मिलेगी कभी कि एक प्रैक्टिकल आंसर क्या होना चाहिए, बट आपको थोड़ी किताबें पढ़नी है, थोड़ी स्पीचेस सुननी है, ताकि आपको ये आइडिया आए कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल आंसर्स दिए जाते हैं, ताकि वो आपको बेनिफिशियल रहे। इंटरव्यू के दौरान स्ट्रेस फ्री रहना है। हो सकता है आपका ये पहला इंटरव्यू हो या आपके लिए ये इम्पोर्टेंट इंटरव्यू हो, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो सालों से ले रहे हैं, राइट। आप एक नॉर्मल कैंडिडेट ही हो उनके लिए, आप जाओगे कोई दूसरा आ जाएगा, आपका आप सभी के इंटरव्यू खत्म हो जाएंगे तो किसी और एग्जामिनेशन के इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स आ जाएंगे, राइट। सो उनके लिए काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस है और आपको भी इसी वे में जाना है कि आपके लिए भी एक नॉर्मल इंटरव्यू है। अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको काम एंड कंपोज वे में जाना है, आंसर देने हैं। नहीं, अगर आंसर आपसे बनता तो शांति से सॉरी बोल देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। गलत आंसर नहीं देना है, क्योंकि गलत आंसर देते हैं तो ये आपको डिसऑनेस्टी शो करता है, राइट, कि आप प्रामाणिक नहीं है आपके क्वेश्चन के प्रति, कि आप कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो इस बात से बचना है। आंसर आए तो यस दिस इज आंसर, ना आए तो सॉरी सर आई विल रीड अबाउट ऑन दैट टॉपिक। उसके बाद एक और भी पॉइंट आता है कि डेफ डेफ कैसे पढ़ना है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले आपका आता है कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा ध्यान से भरना है, आपको समय भी मिलता है, क्योंकि इसमें जो आप लिखेंगे वही ये डेफ आपके इंटरव्यूअर के पास जाएगा और उसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सही से आप फिलअप कीजिए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में। मेन पोर्शन आता है वो होता है हॉबीज़ का, हॉबीज़ सेक्शन का। तो हॉबीज़ या फिर आपने किन एरियाज में अचीवमेंट्स प्राप्त किए वो सारी लिखिए। हॉबीज़ में 2 या मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा आप मत फिल कीजिए। और थोड़ा कॉम्बिनेशन टाइप रखिए कि कोई हॉबीज़ इंडोर वाली है, कोई हॉबीज़ आउटडोर वाली है, किसी हॉबीज़ में आपका फिजिकल बॉडी फिट हो रहता है, किसी में आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। तो आप इस प्रकार से 2-3 हॉबीज़ लिख सकते हैं। और अगर आप उस हॉबीज़ में काफ़ी सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, आप उसके क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाएंगे। अगर आप नहीं है तो उस हॉबी को जीना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास इनफ टाइम है। अगर आपने लिख दिया है कि स्विमिंग, तो आप स्विमिंग करना सीखिए। अगर स्विमिंग नहीं कर पा रहे हैं तो जो स्विमिंग चैंपियनशिप है वो आप देखिए, किस प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं वो आप देखिए, कौन कौन से प्लेयर है, मेल कौन है, फीमेल कौन है, इंडिया में कौन है, इंटरनेशनल कौन है, कौन कौन से चैंपियनशिप होती है, सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको इन डेप्थ सोचना है कि इसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने नहीं बन सकते, क्या इतने बनेंगे तो मैं इसको टेकल कर पाऊंगा। अगर नहीं हो पाता देन यू हैव टू शिफ्ट टू एनी अदर हॉबी। अचीवमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट मिली है, आपने किसी लीडरशिप वाला काम किया है। सिर्फ क्लास रिप्रेजेंटेटिव लिखना दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट, सो अवॉइड दिस पॉइंट कि मैं मॉनिटर रहा था स्कूल में या कॉलेज में। दिस इज नॉट क्वाइट अ गुड थिंग टू शो इन द डेप्थ। यू नीड सम गुड पोजीशन। अगर आपने किसी सोसाइटी है कॉलेज में, उनके आप पार्ट रहे तो वो आप मेंशन कर सकते हो। किसी ग्रुपिंग में आपने काम किया है, एनएसएस में रहे हैं, एनसीसी में रहे, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी फिर से दोहराऊंगा कि बी वाइज, जब आप थोड़े समझदार तरीके से आप लिखिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपसे क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको सीपीएफपी एग्जामिनेशन में ध्यान रखने हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू तीनों के मेरिट बनता है।
तो आपको तीनों में अच्छा स्कोर करना आवश्यक है अगर आपको प्रिफर्ड सर्विस चाहिए तो। कई बार हो जाता है कि जैसे कि सीएसए में मेंस के कई सारे क्वेश्चन पेपर है, तो किसी एक में अगर गलती हो गई तो दूसरे में थोड़ा बहुत आप रिकवर कर सकते हो, वो डैमेज हो चुका होता है तो, किंतु यहाँ पर इतना आपको अवसर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको मैक्सिमम स्कोर करने हैं सभी स्टेज में, देयर आफ्टर यू विल गेट गुड मार्क्स। साथ ही में आपको 3 सब्जेक्ट हमेशा क्लियर रखने हैं। एक है करंट अफेयर्स जो फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों है, दूसरा है मैथ्स एंड रीजनिंग, एंड थर्ड है इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो सभी एग्जामिनेशंस में आपको पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन हो, स्टेट की हो, सेंटर की हो, अलग अलग डिपार्टमेंट की हो, ये पूछे जाएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट्स इतने क्लियर रखिए कि अगर आपकी कोई एक एग्जामिनेशन में आपको फेलियर मिलता है, सो यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट एनी एग्जामिनेशन, राइट। ऑलरेडी आप जीएस हमेशा पढ़ते हो, जीएस पे आप हमेशा फोकस करते हो, परंतु इन 3 सब्जेक्ट्स को क्लियर रखिए, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में फैक्चुअल एंड एनालिटिकल दोनों। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन में और क्या पहले से हमको करना चाहिए जो एकदम फ्रेशर है। आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, ज़्यादा संभावना है कि वहाँ से मार्क्स आते हैं। साथ ही में सारे जो यूपीएससी के जो पेपर्स है उनको थ्रू आउट आप स्टडी कीजिए डेफ के दौरान। तो उस हिसाब से आप फोर्स में आपको प्रेफरेंस देनी है। मैंने प्रेफरेंस मेरी फर्स्ट सीआईएसएफ थी, आई विल गेट द सीआईएसएफ एज माय फोर्स। और जैसे कि एसएसबी की नेक्स्ट मंथ ज्वाइनिंग है हमारी, मे बी 2025 में ज्वाइनिंग आएगी। प्रोस्पेक्ट्स आर सो मेनी कि आपको इन फोर्सेस में मौका मिलता है, साथ ही में आपको डेपुटेशन में जो होम मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी अदर एजेंसीज है उन सभी में आपको जाने का अवसर मिलता है डेपुटेशन पर। सो इट्स अ गुड चॉइस, ग्रुप ए सर्विस है, ओवरऑल इट्स अ फाइन सर्विस, बट टू गेट इनटू द सर्विस यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। शांति आपको बनाए रखनी है, थोड़ी आपको पेशेंस भी आपको बनाए रखना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन में। अब आपके थोड़े क्वेश्चन थे उसको मैं एड्रेस करता हूँ कि देखो एक कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि मेंस में हमें क्या करना चाहिए। तो ये सीएससी का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एड्रेस करता हूँ कि देखो मेंस में कई सारे पेपर्स हैं, आपको काफ़ी रिटर्न की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कीजिए, और ऑप्शनल एसे एंड एथिक्स ये 3 पार्ट है जहाँ पर स्कोरिंग आपको करना है। जीएस में ऑन एंड एवरेज सभी को एवरेज मार्क्स ही मिलता है, एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल इन 3 पर ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा एज मिले। उसके बाद में क्वेश्चन थे कि पेपर 1 में टाइमिंग का क्या सीन होना चाहिए। तो देखिए पेपर 1 में मैंने पहले भी बताया कि जीएस को फटाफट सोल्व कीजिए जितना हो सके, इसमें टाइम मैं नहीं दे पा रहा, पर जितना हो सके स्पीड में सोल्व कीजिए ताकि आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में पर क्वेश्चन आपको 2-3 मिनट मिल जाए, राइट। क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है अगर वो ऑलरेडी डिफिकल्ट है तो उसमें टाइम थोड़ा कंजप्शन ज़्यादा रह जाता है, तो उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। देखिए जैसा संग वैसा टंग, तो आप अपने दोस्त सही से चुने कि जो इस स्टडी में काफ़ी सीरियस हो, साथ ही में थोड़ा टाइम आप अपने रिलैक्सेशन के लिए दे सकते हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए, शांति से नॉर्मल मेडिटेशन कर लीजिए कि बस सांस पर ध्यान देना है, नॉर्मल सांस आ रही है जा रही है, 10 मिनट ये कर लीजिए। और अच्छा खाना खाइए,
राइट। काफ़ी आप मसालेदार खाना खाते हो तो अल्टीमेटली वो इफेक्ट करता है आपके स्टडी पर, आपके बिहेवियर पर। तो सादगी वाला खाना खाइए। आपके दोस्त है जो आपका स्टडी ग्रुप है, वो एक सिंसियर और एक गुड वाइब्स वाला आप ढूंढिए, और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, तो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। कई बार क्या होता है कि हम हमारे लिए एग्जामिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर पर अफेक्ट करने लगता है। तो प्लान बी या प्लान सी रेडी रखिए। जैसे कि अगर CAC के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो रेडी रखिए कि आप CAPF के निकाल लेंगे। CAPF के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो रेडी रखिए कि कोई स्टेट PCS के एग्जामिनेशन है, या फिर दूसरी एग्जामिनेशन जो SSC द्वारा ली जाती है, UPSC द्वारा ली जाती है, PFO की आती है, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म करके वो निकाल लेंगे। तो प्लान बी प्लान सी रेडी रखें, ताकि आपको इतना मेंटल प्रेशर ना आए। उसके बाद है 2026 में। तो 2026 के लिए इनफ टाइम है आपके पास। मोर देन 1.5 ईयर है। आप इजीली पूरा सिलेबस क्लियर कर सकते हैं, टॉप रैंक ला सकते हैं इतनी समय में। बस बेसिक्स क्लियर रखिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जंप कीजिए। जैसे कि एक कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि ल्यूसेंट में हमें कितना जनरल साइंस करना चाहिए, तो आपकी प्रायोरिटी एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी से आप पढ़िए, उसके बाद आप ल्यूसेंट की ओर जाइए अगर आपको पास समय है तो। जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे कि एनसीईआरटीज में जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं साइड में, कॉलम में, तो उनमें से क्वेश्चन बना के उन्होंने एग्जामिनेशन में पूछा है। तो एनसीईआरटी authenticate NCERTs are authenticated by the central government, and central government is taking the examination. तो जो प्रॉपर रिसोर्सेस हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज कीजिए, बाद में आप स्टैंडर्ड बुक्स की ओर जाइए। एक कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि कोचिंग लेना नेसेसरी है कि नहीं। देखिए, एक सब्जेक्टिव पॉइंट है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। विदाउट कोचिंग हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अब ऑनलाइन इतना मटेरियल है, इतने टूल्स है कि आप ऑलरेडी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैं गुजरात से आता हूँ, यहाँ पर फोर्सेस में जाना, सिविल सर्विसेज में जाना, इसमें मोटिवेशन काफ़ी कम है। लोगों के पास इतना गाइडेंस नहीं है, यहाँ पर एकेडमीज नहीं है। स्टिल आई हैव क्लियर एंड आई एम द ओनली वन हु क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन लास्ट सो मेनी ईयर्स एंड विथ अ गुड रैंक टू। सो अगर कोचिंग नहीं है फिर भी आप कर सकते हो, बट थोड़ा इंटेलिजेंट बनिए। ऑनलाइन आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आपको जो पढ़ना है वो लोग मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। अगर आपको किसी गाइडेंस चाहिए भी होगा तो भी हो जाएगा। तो कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, किंतु यदि आपको चाहिए तो आप जा सकते हो। एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि रिवीजन, तो रिवीजन आपको बहुत बार करना होगा, बहुत बार करना होगा। जैसे कि लक्ष्मीकांत, मैं जब इंडियन पॉलिटी में पढ़ता था तो मैंने लक्ष्मीकांत मोर देन 10 to 12 टाइम्स मैंने रिवीजन किया। और उसके बाद अ, कई बार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट में आपको कोई चीज़ हमेशा याद रह जाती है और कोई चीज़ आपको याद नहीं रहती है। तो जो चीज़ याद नहीं रहती ना, उसको अलग से लिख लीजिए। जैसे कि मैंने लक्ष्मीकांत पूरी मैंने 5 पेजेस में मैंने लिख दी थी अलग से, कि इसमें जो जो मुझे हमेशा डाउटफुल रहता है, कि जैसे 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, उसमें अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो उसमें मैं लिख दूँ। या फिर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट कि जो हमेशा फैक्चुअल होते हैं, भूलने के चांसेस कभी ज़्यादा होते हैं, तो उन सबको अलग लिखिए। लेकिन ये आपको कब करना है, जब आप 5 बार रिवीजन कर ले उसके बाद होगा ये सब। अगर आप पहली बार में रिवीजन नोट्स बनाने लगेंगे तो जो मटेरियल था वही फिर से बन जाएगा। आपको 3 4 5 बार रिवाइज करके आपको पता चलेगा कि मुझे ये चीज़ें तो हमेशा याद रह जाती है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और इन सब में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो जो दिक्कत हो रही है वो लिखिए, और वो जब एंड टाइम होगा तब आप रिवाइज कीजिए, तो आपको एग्जामिनेशन में उसका बेनिफिट हो जाएगा। तो इतना था मेरी ओर से। और
अगेन मैं रिपीट करूँगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आप सब्जेक्ट्स क्लियर कीजिए, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कीजिए जो भी एग्जामिनेशन की है। अलग अलग फेजेस होते हैं, कुछ में ऑब्जेक्टिव, कुछ में सब्जेक्टिव, कुछ में फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ में इंटरव्यू। तो इन सभी को एड्रेस करते हुए आपकी स्ट्रेटेजी बनाइए। कट ऑफ की ओर कभी फोकस नहीं करना है, हाईएस्ट मार्क्स की ओर फोकस करना है। हाईएस्ट मार्क्स पर फोकस करोगे तो कम मिले तो भी आप टॉप में ही होंगे। और थोड़ा मेडिटेशन कीजिए ताकि आप मेंटली फिट रहे और सोशल मीडिया से दूर रहे। जैसे कि मैं अब सोशल मीडिया पर हूँ, लेकिन अब तक जब मैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन था, सोशल मीडिया में मैं एक्टिव बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया एक आपके माइंड पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट करता है। जैसे कि मैं एक लास्ट एग्जांपल दूंगा हमारे सेशन में। जैसे हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, वो 10 सेकंड्स के होते हैं, 15 सेकंड्स के होते हैं, और कुछ उसके बाद नया रील आ जाता है, उसके बाद अगेन रील आ जाता है। तो जो आपकी माइंड की फोकसिंग जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है कि आपकी 10 सेकंड की कैपेसिटी है, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ नया चाहिए, उसके बाद अगेन आपको नया चाहिए, आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो आप ये समझिए कि आपको एक एज ए एस्पिरेंट आपको 8 घंटे 10 घंटे आपको पढ़ना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए बेटर है सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। हो सके तो बिल्कुल दूर रहिए, फोकस कीजिए, थोड़ा टाइम इस सेगमेंट में दीजिए, आपको जो चाहिए उससे भी आपको बढ़िया मिलेगा, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। और यूपीएससी टाइम्स इस प्लेटफॉर्म का भी कि आप सभी के साथ जुड़ने का मौका मिला। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं।